हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, और वो भी क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 का। ये बुक है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, उसका चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। तो उसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो चूंकि आपको पता है कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण से मतलब क्या हो जाता है, मैं यहाँ पर ये हमारी बुक है ना, ये हमारी बुक है, और इस बुक का जो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण। ठीक। अब ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण किसका पार्ट है। तो आपने देखा कि सर ये तो भूगोल का पार्ट है, भूगोल या ज्योग्राफी का पार्ट है। तो भूगोल या ज्योग्राफी को जब आप देखते हैं तो आप इसको पाते हैं कि ऐसा विषय है जिसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें आप इसको देख नहीं सकते। हर एक चीज को आप यहां पर देख सकते हैं, हर एक चीज को यहां पर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। भूगोल में हम खास तौर से किन चीजों का अध्ययन करते हैं तो आपने पिछली पुस्तक में भी पढ़ा होगा। और हम अगर मैं बात करूं तो आप क्या करते हैं, स्थलाकृतियों के बारे में, घटनाओं के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। स्थलाकृतियों की अगर मैं बात करूं तो आपने कैसे स्थलाकृति पढ़ी होगी, आपने पर्वत के बारे में पढ़ा होगा, पठार के बारे में पढ़ा होगा, नदी के बारे में, घाटी के बारे में, झील के बारे में, तालाब के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। और क्या ऐसी कोई एक चीज है जिसको आप छू नहीं सकते? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते? बिल्कुल, आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उनको आप महसूस भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, इनको क्या कहा जाता है, ये सब स्थलाकृतियां कहलाती हैं। तो भूगोल कैसा विषय हो गया, ऐसा हो गया कि जिसमें कोई चीज हो रही है तो उसको हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ की घटनाओं के बारे में बात करें तो आप भूकंप जो आता है उसको आप देख सकते हैं, उससे कैसी तबाही होती है, बाढ़ को आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी के फटने को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं उनको देख और महसूस आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो भूगोल कैसा विषय है, इसलिए भूगोल को कहा जाता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का टेक्निकल सब्जेक्ट कहलाता है। अगर हम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इनका सबसे अच्छा टेक्निकल सब्जेक्ट कौन सा होता है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को कहा जाता है। क्योंकि यहां पर हर एक चीज को आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे हो रही है, सबके पीछे का एक लॉजिक आपको देखने को मिलता है। आप रटने की बजाय उस प्रोसेस पर ध्यान दे सकते हैं। यदि हम इनकी प्राथमिक मतलब जो भी घटनाएं, स्थलाकृतियां, प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, और जैसे कि आपने पुस्तकों में लिखी हुई पढ़ी हैं, अगर हम इनको प्राथमिक स्तर पर इनका सर्वेक्षण करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तो आप पाएंगे कि इनमें एक सत्यता पाई जाती है। इनमें क्या देखेंगे आप, एक प्रकार की सत्यता आपको यहां पर देखने को मिलेगी। प्राथमिक स्तर का सर्वेक्षण ही क्या कहलाता है, प्राथमिक स्तर का सर्वेक्षण ही क्या कहलाता है, उसी को कहा जाता है, प्राथमिक स्तर के सर्वेक्षण को ही कहा जाता है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। प्राथमिक मतलब सबसे पहले स्तर, कहीं का जंगल में आग लगी और आप देखने चले गए, सर्वे करने चले गए, आग लगी तो क्या क्या हो गया, ये प्राथमिक सर्वेक्षण हो गया। इसी सर्वेक्षण को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण भौगोलिक अन्वेषणों का एक आवश्यक घटक है। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, तो जब हम भौगोलिक फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट घटक हो जाता है। यह पर्यवेक्षण, रेखा चित्रण, मापन और साक्षात्कार के द्वारा संपन्न करा जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा इसको क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अब आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है, क्यों इसकी नीड है, लोग इसके पीछे क्यों जाते हैं कि भाई हमें ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण करवाना है या करते हैं कई सारी चीजों को लेकर। तो आप देखें, भूगोल एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। ये हमने कई बार बात करी, हमने पढ़ भी लिया। और भूगोल वेत्ता जो है, भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। किसका किसका अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक मतलब हम जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनका, और जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनका अध्ययन यहां पर किया जाता है। भूगोल में इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का सही अध्ययन क्षेत्र विशेष में ही जाकर किया जा सकता है। कहां कर सकते हैं, क्षेत्र विशेष में ही जाकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी तत्व का ज्ञान किताब से उतना अच्छा प्राप्त नहीं होता ना, किसी भी तत्व का ज्ञान किताब से उतना अच्छा प्राप्त नहीं होता। आप किताब से प्राप्त नहीं कर सकते जितना आप क्या कर सकते हैं, उस विशेष स्थान पर जाकर। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ताजमहल है, मैं एक उदाहरण देता हूं, ताजमहल है और इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको भेजा गया कि आप ताजमहल कहां है, आगरा में है।
अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, इसका अध्ययन करना है, आपको इसका सर्वेक्षण करना है। तो इसका आप एक सर्वे तो कर सकते हैं इस तरीके से। एक सर्वे तो आपका हो सकता है कि आप क्या करें, एक सर्वे के अंदर आप ये कर दें कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। दो पार्ट हो गए, एक तो जाकर कर सकते हैं और एक किताब से कर सकते हैं। किताब से किया, जब आप जाकर करेंगे तो आप घूमेंगे, एंट्री फील करेंगे, फिर वहां पर जाकर देखेंगे, सामने से आर्किटेक्चर देखेंगे, पीछे नदी देखेंगे, सब कुछ आप घूमेंगे, कितने दरवाजे हैं, कितनी मीनारें हैं, पत्थर कैसा, उसको स्पर्श करके देखेंगे, वहां के पत्थर पढ़ेंगे, कुछ कई सारी जानकारी। किताब में क्या है, जो चीज लिखी गई है उसको पढ़ेंगे। तो किताब में पढ़ेंगे लेकिन उतना एहसास आपको उसमें नहीं आ पाएगा जितना जाकर आ पाएगा। आपने किताब पढ़ ली और जाकर आप गए और फिर आप मान लीजिए किताब पढ़ी और फिर आप ताजमहल गए देखने, तो आपको एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, क्या है, कैसा है, कहाँ है। तो जाकर जब आप जाते हैं तो आपकी मेमोरी में, जब आप देखते हैं चीजों को, तो मेमोरी में लंबे समय तक बैठती है और वो हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाती है। क्लियर? तो आप मतलब किताब का ज्ञान उतने अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते जितना उस स्थान विशेष पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं देखी हुई चीज सदा मस्तिष्क में बैठ जाती है, अंकित हो जाती है। इसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत भी कही गई है, आई रीड आई फॉरगेट, मैंने पढ़ा और भूल गया। आई सी आई रिमेंबर, मैंने देखा मुझे याद है। और आई डू आई अंडरस्टैंड, मैंने किया तो मैं समझ गया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जेम्स फेयरग्रीव का कहना है ना, जो प्रसिद्ध भूगोल के जो जोग्राफर हैं, फेमस जोग्राफर हैं जेम्स फेयरग्रीव, उनका कहना है कि भूगोल का ज्ञान जूतों के तलवे घिसकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपको किसी ने कह दिया कि वहां पर कोयला है तो आपको जाकर चेक करना पड़ेगा, है, किताब के ऊपर लिखकर काम नहीं चलेगा, तो आपको चलना पड़ेगा, तो आपके जूते के तलवे तो घिसेंगे। अर्थात भूगोल का सही ज्ञान आप पुस्तकालय में बैठकर प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या है कि क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ऐसे ही रेड जेल महोदय हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि मैंने यात्राएं की हैं, मैंने रेखा चित्र बनाए हैं, मैंने वर्णन भी किया है। आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड एंड आई डिस्क्राइब, ये सारी चीजें इनके द्वारा की गई हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। प्रोफेसर E.A. फ्रीमैन का कहना है कि भूगोल यात्रा करने तथा स्वयं अपनी आंखों से देखने का विषय है। मतलब भूगोल, जैसे आप मान लीजिए कि अब आपको कंचनजंगा जाना है तो आपने पढ़ लिया कि भाई वो ऐसा है, लेकिन अगर जब आप जाओगे तो आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल बैठ जाएगी। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में केवल सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्वों में अंतर नहीं पाया जाता, बल्कि क्षेत्र विशेष में रहने वाले समुदायों के बीच में भी अंतर होते हैं। उनके रहन सहन में अंतर होता है, उनके खान पान में अंतर होता है, उनके बातचीत करने के तरीके में अंतर होता है, उनके बैठने उठने के तरीके में भी अंतर होता है। हर प्रकार के अंतर आप क्षेत्र विशेष में देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि पंजाब को आप देख रहे हैं तो पंजाब में लोगों का रहन सहन अलग होगा और पंजाब से थोड़ा सा राजस्थान आएंगे तो वहां पर अलग होगा। तो है सब भारत के ही पार्ट है, लेकिन आपको क्षेत्र विशेष में, लोगों के समुदाय में, रहन सहन में, खान पीन में, संस्कृति में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। इन सभी को समर्थन के लिए क्षेत्रीय कार्य तथा इसका स्थानीय सर्वेक्षण आवश्यक है। इसकी सहायता से क्षेत्र के बारे में ऐसी सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं जिन्हें मानचित्र पर अंकित करके अपने उनके आपसी संबंधों को समझ सकते हैं। अब इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और गरीबों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण विस्तार, निर्धारक और परिणाम के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक कार्यविधि के बारे में। तो मैथोडोलॉजी ऑफ फील्ड सर्वे क्या होगा, तो इसमें हमें अगर कोई आप एक कार्यविधि करना चाहते हैं तो उसके आपको कुछ स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेंगे, और उन स्टेप यहां पर दिए गए हैं, 6-7 चीजें हैं, वो स्टेप आपको यहां दिए गए। सबसे पहले कि अगर आप कोई सर्वे करना चाहते हैं तो आप किस समस्या को लेकर सर्वे कर रहे हैं, तो आपको वो समस्या यहां पर परिभाषित करनी पड़ेगी, आपको समस्या बतानी पड़ेगी, फिर आप क्या करेंगे, उस समस्या के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि भाई उस समस्या को हमें खत्म करना है। फिर आपने समस्या बताई है तो आपका सर्वेक्षण करने का उद्देश्य क्या है, आपको यहां पर उद्देश्य बताना पड़ेगा। उद्देश्य के बाद प्रयोजन क्या होगा, और उस उद्देश्य को सफल करने के लिए, उस सर्वेक्षण करने के लिए आप कैसी कैसी तकनीकियां अपनाएंगे, विधियां अपनाएंगे, वो बतानी पड़ेंगी। अब ये विधि और तकनीकी का आप जब चयन कर रहे हैं तो कई सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको आंकड़े लेने हैं तो कैसे आंकड़े हों, उनके बारे में बात करनी है। साथ ही साथ अगर आप देखें, आपको क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना है, आपको मापन करना और साक्षात्कार करना है। ये किस पे याद रखेंगे आप, जो बातें हम किस में कर रहे हैं, विधियां और तकनीकियों के चयन में कर रहे हैं। फिर साक्षात्कार जब होगा तो इस टाइम पर भी कई सारी बातें ध्यान रखनी है, विधियां, आधारभूत सूचनाएं, है ना, व्याप्ति, अध्ययन की इकाइयां, प्रतिदर्श योजना और सावधानियां, ये हमें साक्षात्कार के दौरान याद रखनी है। और उसके बाद फिर आप देखिए, हमें कुछ संकलन परिकलन करना है, मानचित्रकारी के अनुप्रयोग करने हैं और प्रस्तुतिकरण करना है। ये ऐसी कई सारी बातें हमें यहाँ पर देखनी है। अब हम एक एक करके देखते हैं क्या है।
सबसे पहला आता है समस्या को परिभाषित करना। जिस समस्या को लेकर आप क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहते हैं उसकी झलक शीर्षक एवं उपशीर्षक में मिलनी चाहिए ना। उसकी झलक क्या है, शीर्षक और उपशीर्षक में मिलनी चाहिए। उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य हैं उनकी सूची बनानी चाहिए। आपके उद्देश्य मतलब आप किस उद्देश्य, आपने समस्या तो आइडेंटिफाई कर ली, आपको समस्या पता चल गई है कि तो उस समस्या को हल करने का आपका कुछ उद्देश्य होगा, तो किस किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें आप उसमें हल कर देंगे, तो उद्देश्य क्या है उनकी आपको एक सूची बना लेना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर सर्वेक्षण किया जा रहा है उसी के अनुरूप आंकड़े एकत्रित करें। मतलब अगर आप जो समस्या है, जो आपने टारगेट रखा है, जिसको आप पूरा करने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से आप क्या करें, यहाँ पर आंकड़े वहां पर रखें, आंकड़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट करें, उनका विश्लेषण करने की विधियों का चुनाव करें, या उन्हीं का जो जिस प्रकार का हम एनालिसिस करने वाले हैं उसी प्रकार की विधियां हम चयन करें। प्रयोजन, सर्वेक्षण क्षेत्र में अन्वेषण की समय सारणी, मतलब जो टाइम टेबल है वो कि हम क्या कब सर्वेक्षण प्रयोजन का सीमांकन करना, सर्वेक्षण का उद्देश्य का विश्लेषण करना, अनुमान और प्रयोज्यता की सीमाओं बहुआयामी सीमांकन करना, ये सारे प्रयोजन के पार्ट होने चाहिए। विधियां एवं तकनीकी, क्षेत्रीय सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे मानचित्र, आंकड़ों, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से उपलब्ध सूचनाएं, साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, ये सभी कुछ यहाँ पर बनाए जाने चाहिए। तो ये विधियां हैं। अब विधियां अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो विधियों को लेकर हमें जब हम विधि का चयन कर रहे हैं तो हमें निम्नलिखित कार्य यहाँ पर करने चाहिए। अभिलिखित और प्रकाशित आंकड़े, आंकड़े विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के हमने दो स्रोत देखे हुए थे। अगर आप पहले अध्याय में देखेंगे तो हमने अप्रकाशित और प्रकाशित दोनों प्रकार के आंकड़ों का जिक्र वहां पर किया हुआ है। आंकड़े विभिन्न सरकारी गैर सरकारी अधिकरणों संगठनों द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। सर्वेक्षण का प्रारूप तैयार करने में भूकर मानचित्र, स्थलाकृति पत्रक सहित ये आंकड़े आधार प्रदान करते हैं। चूंकि जब हमें कुछ काम करना है तो हमें टोपो सीट चाहिए है, टोपोग्राफी के बारे में हमें पता हो, ये सारी जानकारी हमें चाहिए। फिर हम ग्राम पंचायत या राजस्व अधिकारियों के पास उपलब्ध आंकड़े एवं सरकारी अभिलेखों का प्रयोग करके सर्वेक्षण क्षेत्र में परिवारों एवं उसमें निवास करने वाले लोग, भू संपत्ति आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। इनके बारे में हम जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों जैसे भूस्वरूप, भूमि उपयोग, जल प्रवाह, वनस्पति, मानव अधिवास, आवागमन एवं संचार मार्ग, सिंचाई के साधन आदि को भूदृश्य से संबंधित सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से मानचित्र में दिखाया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय सर्वेक्षण चाहे वह संपूर्ण क्षेत्र के लिए हो अथवा किसी एक इकाई के लिए हो इन आधारभूत सूचनाओं और मानचित्रों की आवश्यकता होती ही है। ऐसे कार्यों को केंद्र के बृहद मापनी वाले मानचित्र, लार्ज स्केल जो मैप होते हैं वो उपयोगी यहाँ पर होते हैं। फिर होता है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अगर बात करें तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, पर्यवेक्षण है, जो हम सर्वे वहां पर करवा रहे हैं। पर्यवेक्षण से भौगोलिक घटनाओं है ना, क्या होगा यहाँ से, भौगोलिक घटनाओं और संबंधों को समझा जा सकता है, उनके बीच में आपस में क्या संबंध है उनको आप समझ सकते हैं। पर्यवेक्षण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आपको रूपरेखा चित्रण एवं फोटोग्राफी है ना, फोटोग्राफी की आवश्यकता आपको होगी। रूपरेखा का चित्रण करना, फोटोग्राफी की आवश्यकता होगी। भूदृश्य लक्षणों एवं गतिविधियों को फोटोग्राफी की आवश्यकता होती है। भूदृश्य लक्षणों एवं गतिविधियों को फोटोग्राफी द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अभिग्रहित कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश मानचित्र उपलब्ध नहीं है तो एक काल्पनिक मानचित्र बनाकर आप पर्यवेक्षण का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। पर्यवेक्षण करते समय क्षेत्र के सभी उपयुक्त बिंदुओं को नोट कर लेना चाहिए, उनको आपको नोट करके रखना चाहिए तथा लक्षणों करना चाहिए। लक्षणों एवं तथ्यों के वर्गीकरण की उपयुक्त योजना का उपयोग भी करना चाहिए। उपयोग करते समय आप क्या करें, पर्यवेक्षक को उनकी प्रासंगिक विशेषताओं को करना चाहिए कि भाई जो प्रासंगिक हैं उन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी भी देनी चाहिए, उसके बारे में भी लिखना चाहिए। अगला है मापन। तो मापन मतलब क्या है, मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप मान लीजिए सर्वे करने गए, किसी खेत का सर्वे करने गए, किसी नहर का सर्वे करने गए, तो आपको मापना पड़ेगा। तो कुछ क्षेत्रीय सर्वेक्षण में उसी स्थान लक्ष्यों के मापन की आवश्यकता होती है ना, कुछ स्थान विशेष को मापन की आवश्यकता होती है, स्थान पर लक्ष्यों के मापन की। जैसे खेत आपको अगर नापना है तो खेत को आप घर बैठे कंप्यूटर से नहीं नाप सकते, आपको जाना पड़ेगा वहां पर, इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो अतः सर्वेक्षण पार्टी को निर्धारित लक्ष्यों के मापने के लिए उसके साथ क्या हो, फीता हो, है ना, क्या होना चाहिए, फीता हो। मृदा के बारे में कुछ जानना है तो मृदा के बारे में जो मृदा के भार
माप की मशीन हो, उसकी अम्ल क्षारीयता को मापने वाली मशीन हो, पीएच मीटर हो और सादा कागज वगैरह जिस पर आप नोट कर पाए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। साक्षात्कार, कुछ जानकारियां आप साक्षात्कार के माध्यम से ही इकट्ठी कर सकते हैं। जिसे मान लीजिए कि हम किसी स्थान विशेष पर चले गए और वहां पर हम कुछ जानकारी चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए कि हमने जमीन तो नाप ली, लेकिन हम चाह रहे थे यहाँ पर खेती कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, लोग कैसे उसको रोटेट करते हैं, पानी नहीं है तो क्या करते हैं, तो यहाँ हमें वहां की कोई संस्कृति के बारे में जानना है, खेती का संस्कृति से क्या जुड़ाव है, अगर हमें जानना है तो हमें वहां के लोकल लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप बातचीत पोलाइट तरीके से करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट कर कर बात करेंगे तो लोग आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन अगर आप रूढ़ तरीके से बात करेंगे, उनको उल्टे सीधे जवाब देंगे तो शायद लोग आपके साथ कनेक्ट ना करें, आपकी बात ना अच्छे से सुने, आपसे बात ना करें। जब अच्छे से बात नहीं करेंगे तो आपको इनपुट नहीं मिल पाएगा, मतलब आपको डाटा नहीं मिल पाएगा। तो आपको साक्षात्कार करना है। अगर सामाजिक स्तर से जुड़े कोई मुद्दे हैं तो उनमें सूचनाओं का एकत्रण आप कैसे कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हो। साक्षात्कार करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पहली विधियां। इसमें साक्षात्कार के लिए आपको क्या करना है, प्रश्नावली पहले से तैयार कर लेनी है। कि मान लीजिए कि जैसे साक्षात्कार होता है जनगणना को लेकर, जनगणना को लेकर साक्षात्कार होता है। जनगणना को लेकर साक्षात्कार करने का मतलब वहां पर कि हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, हमें कुछ सेंसस के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम हर घर में जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली जो है वो तैयार रहती है, प्रश्नावली तैयार रहती है और एक से क्रम में रहती है। भाई कितने मेंबर हैं घर में, सब बता दिए। कितने पढ़े कौन कौन है, सब बता दिए। पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, सब बता दिए। दुकान कौन सी है, लाइट है कि नहीं, गैस का कनेक्शन है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं। ऐसे 17-18 क्वेश्चन का एक सीट बना लेंगे और हम हर घर में जब जनगणना के लिए जाएंगे तो सबसे वही सवाल पूछेंगे। पूछने का तरीका इतना पोलाइट होना चाहिए कि आदमी आसानी से आपको यहाँ पर जवाब दे सके, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आधारभूत सूचनाएं, साक्षात्कार के समय सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उत्तरकर्ता की स्थिति आदि का अभिलेखन करना चाहिए ना, आदि का अभिलेखन करना चाहिए। इससे वह भविष्य से निष्कर्ष निकाल सकता है ना, क्या कर सकता है, भविष्य से निष्कर्ष निकाल सकता है। व्याप्ति, सर्वेक्षण संपूर्ण जनसंख्या के लिए आयोजित किया गया है या एक चयनित प्रतिदर्श के लिए, एक चयनित सिलेक्टेड सैंपल के लिए। अध्ययन क्षेत्र का आकार अगर छोटा है तो आपको छोटा है और वे विभिन्न घटकों से निर्मित है तो हर घटक, सभी घटकों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यदि सर्वेक्षण क्षेत्र बृहद आकार का है, सर्वेक्षण क्षेत्र बृहद आकार का है तो जनसंख्या के मुख्य घटकों का ही सर्वेक्षण पर्याप्त होता है। तो फिर क्या करें, मुख्य घटकों का सर्वेक्षण करें, बाकी को छोड़ दें। अगर बृहद है तो, छोटा है तो हर एक घटक का सर्वेक्षण करेंगे। अध्ययन की इकाइयों के बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत भूमि का आकार, परिवार व संपूर्ण विवरण, है ना, भूमि का आकार, परिवार या संपूर्ण विवरण एवं पारिवारिक इकाइयां जैसी इकाइयां भी सम्मिलित की, व्यापारिक इकाइयां जैसी इकाइयां भी सम्मिलित की गई हैं। मतलब अध्ययन की इकाइयां के अंदर के भूमि का आकार कैसा है, परिवार कैसा है, संपूर्ण विवरण उसका कैसा है, व्यापारिक इकाइयां, ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। वृत्तिदर्श योजना, सर्वेक्षण के उद्देश्य जनसांख्यिकी की विभिन्नताएं आदि को ध्यान में रखते हुए समय और व्यय की सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और इससे प्रतिदर्श की रूपरेखा निर्धारित होती है। इससे क्या होता है, प्रतिदर्श की रूपरेखा निर्धारित होती है। सावधानियां, क्षेत्र में साक्षात्कार करते समय आपको क्या करना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार अति संवेदनशील होता है। साक्षात्कार देने वाले के प्रति आपका व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए। साक्षात्कार देने वाले के प्रति आपका व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए। कोई ऐसा प्रश्न ना पूछें जो साक्षात्कार देने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। मतलब आप जब पूछ रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट तरीके से पूछें, साथ साथ आप उसे अपने सर्वेक्षण का उद्देश्य बताएं कि हम ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, ताकि वो कंफर्ट होकर आपको जवाब दे सके। साक्षात्कार में तीसरे व्यक्ति की अध्यक्षता नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे और आपके बीच में बात हो रही है तो सिर्फ हम और आप होने चाहिए, थर्ड की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। ये साक्षात्कार के चयन को लेकर आपको कुछ बातें याद रखनी थी। संकलन एवं परिकलन, है ना, अब ये हम वही कार्य की जो विधियां हैं उसके अंतर्गत आ गए। संकलन एवं परिकलन, सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न उद्देश्यों से प्राप्त सूचनाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए। व्यवस्थित कर लेंगे आप तो क्षेत्र के रूपरेखा चित्रों, टिप्पणियों, फोटोग्राफी और चयनित अध्ययनों को सबसे पहले उपसर्गों के अंतर्गत व्यवस्थित करना चाहिए। प्रश्नावली और अनुसूचियों पर आधारित सूचनाओं को सारणी मुख्य पत्रक पर भी की जानी चाहिए। उसकी टेबल क्या है, मुख्य पत्रक पर भी बनाई जानी चाहिए। मानचित्रकारी अनुप्रयोग, आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट में मानचित्र, आरेख एवं आलेखों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
जितनी आवश्यकता है। जहां पर जैसे मान लीजिए कहीं का मैं नक्शा बताना है तो उसको वहां पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहां मैप की जरूरत नहीं है वहां पर मैप लगा दिया और जहां पर जरूरत नहीं थी वहां पर नहीं लगाया। तो हमें जहां जरूरत है वहां मैप लगाना ही पड़ेगा। इनके माध्यम से किसी वस्तु विशेष के निष्कर्षों को आसानी से समझा जा सकता है। यदि संभव हो तो मानचित्र बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर संभव है तो मानचित्र बनाने के लिए क्या करें, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण, क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट में काम में लाई गई सभी प्रक्रियाओं, है ना, क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट में काम में लाई गई सभी प्रक्रियाओं, विधियों, उपकरणों तथा तकनीकों का विस्तृत वर्णन होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, तकनीकों का डिटेल वर्णन वहां पर किया गया हो। संकलित सूचनाओं की व्याख्या विश्लेषण सहित होनी चाहिए। जो आपने सूचनाएं वहां पर संकलित की है उनकी डिटेलिंग होनी चाहिए। साथ में रिपोर्ट में प्रयोग किए गए आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए जानकारी। अंत में अन्वेषण का सारांश भी आपको देना होगा। ये आपका क्या है, प्रस्तुतिकरण या रिप्रेजेंटेशन की बात यहां पर की गई है। अब हम बात करने वाले हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन के बारे में, फील्ड सर्वे अ सिलेक्टेड स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो स्थानीय स्तर पर स्वरूपों, प्रक्रियाओं और घटनाओं को समझने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि एक सिलेक्टेड एरिया में हम जब फील्ड सर्वे करते हैं, हमें उसके बारे में बात करनी है कि हम कोई एक सिलेक्टेड एरिया जब चुनते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया चुनते हैं, वहां पर हम फील्ड सर्वे कैसे करते हैं। किसी भी विषय या उसकी इकाई से संबंधित किसी विषय का अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा। यद्यपि यह आवश्यक है ना, यद्यपि यह आवश्यक है कि जिस विषय का चयन क्षेत्रीय अध्ययन के लिए किया गया ना, यद्यपि यह आवश्यक है कि जिस विषय का चयन क्षेत्रीय अध्ययन के लिए किया जाए वह उस क्षेत्र की प्रकृति एवं विशेषताओं पर होना चाहिए। वह क्या हो, उस क्षेत्र की प्रकृति एवं विशेषताओं पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत के उत्तर पूर्वी भागों में अधिक वर्षा का कारण बाढ़ होती है ना। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में अधिक वर्षा कारण क्या है, बाढ़ होती है। तो वहां बाढ़ से होने वाले नुकसान के मूल्यांकन का सर्वेक्षण किया जाए। तो वहां पर हमने क्या कर लिया, एक क्षेत्र सिलेक्ट कर लिया कि उत्तर पूर्व में हम बाढ़ को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण हो गया एक सिलेक्ट चयनित अध्ययन के तौर पर। इसी प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको सूखे के प्रभाव का सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, सूखा हो गया है, तो फसल को क्या नुकसान है, लोगों को क्या नुकसान है, ये सर्वे आपको करना पड़ेगा। तो पूरे देश में तो सूखा होगा नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पर सूखा हो गया होगा और उसके कुछ प्रभाव होंगे, उन पर चर्चा करनी होगी। इसी कारण से इस टॉपिक को क्या कहा गया है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन कहा गया है। धुआं छोड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, संचित क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर की स्थिति में आई कमी, है ना। तो ये सब विषय क्या है जिनका अध्ययन सर्वेक्षण के दौरान किया जाता है, सर्वेक्षण के द्वारा करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में कई सारे विषय चुन सकते हैं जिनका हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकते हैं। भूमिगत जल की स्थिति में परिवर्तन, ऊर्जा प्रत्यय में बात करें तो भूमिगत जल में परिवर्तन की बात करें तो जो भौम जल स्तर होता है ना, भौम जल स्तर, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का जो लेवल कहलाता है उसके स्तर में कुछ परिवर्तन की बात की गई। कम ज्यादा जो हुआ है उस पर हमें बात करनी है कि कैसे यहां पर कम और ज्यादा की बात की जा रही है। पहले ग्राउंड लेवल जो था, जो ग्राउंड वाटर का लेवल था वो ज्यादा था, अभी कैसे दोहन हो रहा है तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ऊर्जा प्रत्यय, मृदा क्षरण, मृदा क्षरण मतलब जो सॉइल इरोजन हो जाता है, अलग अलग प्रकार इसके देखने को मिलेंगे आपको। सीट इरोजन हो जाना, है ना, जिसको परत अपर्दन कहते हैं, गली अपर्दन कहते हैं, नालिका अपर्दन कहते हैं, वो सब हो जाना। पर्यावरण प्रदूषण, तो इसमें आपने ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात करते हैं। गरीबी के बारे में बात करनी है, सूखा एवं बाढ़ के बारे में बात करनी है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं परिवर्तन की पहचान, ये किसी भी टॉपिक पर आप एक सर्वेक्षण कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों के लिए सर्वेक्षण संबंधित कुछ निर्देश हैं जिनको उसको याद रखना है। विद्यार्थियों को अपने अध्यापक की सहायता से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या करना है, इसकी एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करना है। सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्र का विस्तृत विवरण, सर्वेक्षण संबंधित क्षेत्र का विस्तृत विवरण, क्षेत्र का मानचित्र, सर्वेक्षण का उद्देश्य और समुचित प्रश्नावली होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये आपके पास डिटेल होगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप उस जो सर्वे करने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अध्यापक को विद्यार्थियों को निम्न निर्देश देने चाहिए। क्या क्या निर्देश होने चाहिए वो आप देख लीजिए। जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है आपको, उस क्षेत्र के लोगों के साथ आपका व्यवहार शिष्टाचारमय होना चाहिए। मतलब आप वहां पर लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करें ताकि वहां के स्थानीय लोग भी आपके साथ कोऑपरेट करें, आपके साथ सहयोग की भावना से काम करें। साक्षात्कार देने वाले लोगों से आप मित्रतापूर्ण व्यवहार करें ताकि जब हम उनसे जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं तो उन्हें तकलीफ ना हो। प्रश्न जो है वो आसान भाषा में पूछें। साथ ही साथ आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनकी भावनाओं को आहत ना हो, उनकी भावनाओं को कष्ट ना पहुंचे। सर्वेक्षण का सही उद्देश्य बताएं, है ना, सही टारगेट क्या है उसको वहां पर बताएं।
साक्षात्कार देने वाले के वितरण का विस्तृत ब्यौरा लिखें। साक्षात्कार जो दे रहे हैं उनके विवरण का विस्तृत ब्यौरा लिखें। यदि वह चाहे तो उसे आप लिखित विवरण दिखा दें, है ना। अगर उनको लगे तो आप उनको जो हमने लिखा है वो भी डिटेल उनको दे दें, तो उनको फिर थोड़ी आसानी होगी, थोड़ी अच्छा लगेगा, वो आपके साथ आसानी से साक्षात्कार कर पाएंगे। आगे बात करना है गरीबों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण, विस्तार, निर्धारक एवं परिणाम के बारे में। समस्या गरीबी का अर्थ किसी दिए हुए स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के पोषण स्तर, आय, संपत्ति आदि के संदर्भ की अवस्था से है। यह एक ऐसी क्रमिक सीमा की अवस्था होती है कि इसके एक स्तर से नीचे के लोगों को गरीबी वर्ग के नीचे रखा जाता है। मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमने रेखा खींच दी, इस रेखा को कहते हैं हम गरीबी रेखा, इस रेखा को कहते हैं गरीबी रेखा। अब इस रेखा के नीचे जो लोग आएंगे, इस रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो कहलाएंगे गरीबी रेखा के नीचे वाले। यहां पर गरीब आ जाएंगे, इसके ऊपर वो कहलाएंगे गरीबी रेखा के ऊपर। तो एक रेखा खींची जाएगी जिसके नीचे के लोग क्या कहलाएंगे, उनको गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है या गरीबी वर्ग में उनको रखा जाएगा। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इस गरीबी को लेकर भिन्नताएं हो सकती हैं। गरीबी के कुछ ऐसे निरपेक्ष पक्ष भी हो सकते हैं। प्रादेशिक सामाजिक भिन्नताओं के बावजूद ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, तो ये सारे पक्ष वहां पर हो सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक बातें होती हैं जो लोगों के पास होनी चाहिए। यदि गरीबी दीर्घकालीन है, गरीबी जो है वो दीर्घकालीन है, तो उसको समझना कठिन है। उसको आप समझ पाएंगे, वो समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। दीर्घकालीन गरीबी की संरचनात्मक गरीबी भी होती है और स्ट्रक्चरल गरीबी आपको देखने को मिलेगी। गरीबी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमान रूप से पाई जाती है ना, समान वितरण नहीं है, असमान तरीके से मिलेगी। यदि हम चाहें तो गरीबी और उसके उन्मूलन का अध्ययन केंद्रीय सर्वेक्षण द्वारा कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण के आयोजन में सबसे पहले गरीबी के अध्ययन के उद्देश्य आपको बनाने चाहिए। जैसे हमने उद्देश्य बनाए हैं, क्या कुछ उद्देश्य लिखे हैं। पहले गरीबी के मापन के लिए हम मापदंडों की पहचान करेंगे कि हम क्या क्या मापदंड यहाँ पर रखने वाले हैं। आय, व्यय, संपत्ति, पोषण, साधनों, इन सब के आधार पर लोगों के कल्याण के स्तर का मूल्यांकन हम मूल्यांकन करेंगे, उनका स्तर कैलकुलेट करेंगे। गांव के निवासियों तथा स्थान विशेष जिसका सर्वेक्षण करना है कि ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक स्थिति के संदर्भ में गरीबी का वर्णन करेंगे, स्ट्रक्चरल तरीके से समझेंगे। गरीबी के निहितार्थ का परीक्षण करेंगे। तो ये हमारे क्या उद्देश्य है कि हम इस तरीके से काम करने वाले। अब व्याप्त के बारे में, क्षेत्र सर्वेक्षण में क्षेत्रीय कालिक विषयक पहलुओं को स्पष्टतः समझना, उनको क्लियरली आपकी अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स को लेकर कि रीजनल क्या है, टाइमिंग क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, तो इन सबको लेकर अगर आपने बहुत क्लियरली समझा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रीय, उपयुक्त दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण अथवा नगरीय बस्तियों के कुछ चुने हुए भाग में सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। चयनित क्षेत्र का विस्तार 250 हेक्टेयर या उससे अधिक, जिसमें 100 परिवार रहते हों, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम में फिर कैसे मजा आएगा। कालिक, यदि अध्ययन की समस्या लंबे समय से है, यदि अध्ययन की समस्या लंबे समय से गरीबी से जुड़ी है तो अध्ययन औसत परिस्थितियों को लेकर किया जाएगा, जबकि अस्थायी गरीबी के लिए वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा, जानकारी एकत्रित की जाएगी। विषयक रूप से अध्ययन के लिए पारिवारिक इकाई को आधार बनाना चाहिए। उसमें सामाजिक, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, स्थायी एवं उपभोग्य संपत्तियां, आय, व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ऊर्जा सेवाओं जैसे अपेक्षित पहलुओं के लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधाएं, गरीबी के निर्धारक एवं निहितार्थ जैसी पहलुओं को सम्मिलित करना चाहिए। इन सब चीजों को वहां पर क्या करें, शामिल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपना सर्वे करना चाहिए। विधियां एवं तकनीकें, सबसे पहले जिस क्षेत्र का आपको सर्वेक्षण करना है उस क्षेत्र से जुड़े साहित्य के बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तथा गरीबी से जुड़े सभी पहलुओं जैसे गरीबी के स्तर का मापन कैसे है, मापदंड क्या है, कारण क्या है, आर्थिक विकास क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, आदि के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। आदि जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए तथा जिला गणना रिपोर्ट, ग्राम स्तरीय प्राथमिक सारांश, गांव के पटवारी की रिपोर्ट, लेख, कृषि संबंधी कर्मचारी के आधारभूत आंकड़े, ये सब हमारे पास होने चाहिए, इनको एकत्रित कर लें। ग्राम पंचायत के कार्यालय से गांव स्तरीय समस्त सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। अन्य जरूरत के आंकड़े स्थानीय स्तर पर तहसील या ब्लॉक मुख्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। इन डेटा का उपयोग करके ही आप जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं गरीबी का, वो कर पाएंगे। यदि सर्वेक्षण संपूर्णता पर आधारित नहीं है तो प्रतिदर्श प्रारूप के शोध डिजाइन को तैयार करना चाहिए। उसको तैयार कर लें तो उससे हम काम कर लेंगे, जो हमने मॉडल या सैंपल बना लिया है।
मानचित्र 50,000 या 1,25,000 प्राथमिक उपलब्ध होते हैं। मतलब जो भी मानचित्र आप चाहते हैं वो स्केलिंग उनकी इस तरीके से रहेगी कि 50,000 पर हैं या 1,25,000 पर हैं, ऐसे कुछ। उन मानचित्रों की सहायता से गांव या उसके समीपवर्ती क्षेत्र की स्थलाकृति, अपवाह, बसाव, आवागमन, संचार के साधनों को अनुरेखित किया जाना चाहिए। ऐसे ही 1:4000 वाले, है ना, ऐसे ही 1:4000 वाले भू मानचित्रों तथा राजस्व अभिलेखों को राजस्व अधिकारियों से प्राप्त किया जाना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए? भू मानचित्रों को, राजस्व अभिलेखों को राजस्व अधिकारियों से प्राप्त कर लेना चाहिए। पर्यवेक्षण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधारभूत उपकरण के रूप में गरीबी से ग्रस्त लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली भोज्य सामग्री एवं उसकी मात्रा, गुणवत्ता, ईंधन का उपयोग, पेयजल के स्रोत, वस्त्र एवं आवास की संरचना, बीमारी आदि तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक वंचन से जुड़ी गतिविधियों को समझना आपको चाहिए। उनके बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, इनके कारण को समझना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इनकी पुष्टि के लिए आवश्यक फोटो चित्र का उपयोग करें। रूपरेखा चित्रण, दृश्य श्रवण, आलेख जैसी विधियों का आपको उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मापन, कुछ परिस्थितियों में वास्तविक मापन विधि अपनानी चाहिए। प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली भोज्य सामग्री की मात्रा, जल की मात्रा, पोषणीय मात्रा, इन सब के लिए मापन की विधियां अपनाई जानी चाहिए। व्यक्तिगत साक्षात्कार, पारिवारिक स्तर पर आंकड़े, है ना, पारिवारिक स्तर पर आंकड़े संग्रहण व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा प्रयत्न करने चाहिए। इससे आंकड़े अच्छे आते हैं, आंकड़े एकदम करेक्ट मिलते हैं, उसकी ज्यादा सत्यता पर ज्यादा झुकाव होता है कि एकदम डेटा अच्छा होगा हमारे पास। इसके लिए परिवार के मुखिया अथवा अधिक जानकार व्यक्ति का साक्षात्कार होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गांव के नेता, सेवा संस्थाओं आदि का भी साक्षात्कार लेना चाहिए, है ना। तो ये बातें यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार में बोली गई हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। सावधानी आपको याद रखनी, हम पढ़ चुके हैं पहले। सर्वेक्षण योजना, यदि सर्वेक्षण किए जाने वाले गांव के सभी परिवारों का सर्वेक्षण आपको करना है तो ऐसी स्थिति में पूरे गांव का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यदि पूरे गांव का सर्वेक्षण नहीं करना है तो उस स्थिति में प्रतिदर्श सैंपल सर्वे करना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा एरिया ले रहे हैं तो आपको सैंपल सर्वे कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में गांव के कई आधारों पर विभाजित करके सर्वेक्षण किया जाता है, जैसे परिवारों का स्तर, भू स्वामित्व वर्ग, सामाजिक वर्ग, अधिवासों का जाल, सकेंद्रीकृत में विभाजित करके आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए हमने गांव को क्या किया कि अलग अलग तरीके से परिवारों के स्तर में बांट दिया, भू मालिक के स्तर में बांट दिया, सामाजिक वर्ग में बांट दिया, तो इनके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। सकेंद्रीकृत में विभाजित करके स्तरीकरण के परिवारों को सूचीबद्ध करके मानदंडों के साथ साथ निम्न काल्पनिक मानचित्र बनाकर पूछताछ करना चाहिए, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए, उनके बारे में आपको समझना चाहिए, उनकी जानकारी आपको लेना चाहिए। संकलन और संगठन, आंकड़ों की प्रविष्टि एवं सारणीयन क्षेत्रीय सर्वेक्षण समाप्त करने के बाद संकलन, अग्रिम संगठन एवं विश्लेषण करने के लिए आंकड़ों को निम्न प्रकार से प्रबंध करना चाहिए, आंकड़ों का निम्न प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए। प्रत्येक सर्वेक्षित परिवार की पहचान के लिए कोई संकेत, प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए विशेष संकेत का निर्धारण करें ताकि पत्रक पर अंकलन का कार्य किया जा सके, है ना। उसको जो अंकलित करना, संकलन का कार्य किया जा सके, हम पत्र को जो संकलित करना वो कार्य हम कर सके। प्रत्येक स्तंभ के लिए लक्षणों के विशिष्ट नाम होने चाहिए, है ना। उनके जो लक्षण है उनके एक प्रॉपर नाम वहां पर दिए जाएंगे, जैसे कोड वर्ग हम दे देते हैं कई बार। अग्रिम गणनाओं के लिए प्रत्येक पत्रक अगर बनाया गया है तो सूचनाएं परिवार के संकेतों के आधार पर करनी चाहिए, और कोई भी संकेत आप हर एक परिवार का बना देंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा पोलियो के दवाई पिलाने आते हैं तो कुछ नंबर लिख देते हैं NPQ, और उन्होंने लिख दिया 2023 और यहाँ पर लिख दिया उन्होंने 65, ऐसे कुछ नंबर लिख करते जाते हैं। ये क्या, उन्होंने चिन्ह बना दिया कि ये वाले घर की काउंटिंग यहाँ पर कर ली गई है। सत्यापन और संगतता की जांच, आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रविष्टियों की रैंडम जांच करने के लिए सांख्यिकी विधियों का आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उनके माध्यम से इनका उपयोग आप कर सकते हैं। सूचकों की संगणना, इसमें निम्न सूचियों की संगणना आपको करनी चाहिए। सूचियों की संगणना है और इसमें आप कई सारी सूचियों की संगणना कर सकते हैं। गरीबी के स्तर की जांच करने के लिए कुल संपत्ति के बारे में आप बात करें, आय के बारे में अगर आप बात करते हैं, है ना, व्यय के बारे में बात करते हैं, खाद्य उपयोग के बारे में, पोषण स्तर आदि के आधार पर मापन करने वाली कल्याण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सूचक, तो इन सब आधार पर आप क्या कर सकते हैं, गरीबी के स्तर की जांच कर सकते हैं। परिवार की संरचना का आकार, व्यवसायों का प्रकार, शिक्षा का स्तर, जोतों का आकार, सिंचाई की स्थिति, पैदा की जाने वाली फसलों के प्रकार जैसे गरीबी के कारणों की व्याख्या करने वाले सूचक, साथ ही रोजगार के गौड़ स्रोत, उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व तथा लैंगिक समानता की स्थिति की भी गरीबी के कारण व्याख्या
गरीबी के कारणों में व्याख्या करनी चाहिए, उनका अध्ययन यहां पर करना चाहिए। लिंग के आधार पर भेदभाव की स्थिति, आपने देखा होगा समाज में स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव होता है, उसको हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। तत्वों एवं युवाओं में शिक्षा का स्तर, रोजगार की विविधता, फसल उत्पादन, व्यय के प्रारूप, पोषणीय आधार सुविधा, गरीबी के परिणामों संबंधित सूचकों की संगणना की जानी चाहिए, इन आधार पर इनको करते हैं। दृश्य का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, गांव में गरीबी के वितरण प्रारूप को दर्शाने के लिए संक्षिप्त तालिकाओं, आरेखों एवं रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तालिकाएं भूस्वामित्व वर्गों, जाति आधारित वर्गों या पारिवारिक सामाजिक वर्गों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। लोगों के कल्याण की स्थिति की कुल आय व्यय का आधारित परिवारों के पृथक्करण के संयुक्त सूचकों का उपयोग करेंगे। जो भी आय व्यय आ रही है उसके आधार पर भी हम परिवारों का पृथक्करण करेंगे, उसका उपयोग करेंगे वहां पर। लोक कल्याण की विभिन्नताओं को गरीबी रेखा खींचकर वर्गानुसार परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे विभाजित करके प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे हमें पता चले कि जो कौन गरीब है, आधारभूत आवश्यकताएं जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए फिर हम कुछ योजनाएं बनाएं, कुछ उनका भला करें। लॉरेंज बर्ग की सहायता से भी यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। लॉरेंज बर्ग का भी इसमें उपयोग यहां पर कर सकते हैं। अगला है विषयक मानचित्र। तो गांव में विषयक मानचित्र मतलब क्या होगा कि जो हमारा विषय है उसको लेकर हमें कुछ मानचित्र तैयार करने हैं। गांव में अधिवासों की सीमाओं, है ना, अधिवासों की सीमाओं, कृषिगत एवं अकृषिगत क्षेत्र, मतलब जहां पर खेती हो रही है और जहां पर नहीं हो रही है, उन क्षेत्र के वितरण को क्षेत्रवर्णी मानचित्र की सहायता से, किसकी सहायता से? क्षेत्रवर्णी मानचित्र की सहायता से, क्षेत्रवर्णी मानचित्र की सहायता से उनको दिखाना। यह मानचित्र गांव के कुछ सामाजिक वर्गों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं नियंत्रण स्वरूप को असमानता के मुख्य कारण एवं गरीबी का आधारभूत कारण है। मतलब इस मानचित्र से क्या होगा कि इससे अगर आप देखें, यह मानचित्र गांव के कुछ सामाजिक वर्गों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं नियंत्रण स्वरूप जो असमानता के मुख्य कारण एवं गरीबी का आधारभूत कारण है का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किसके माध्यम से करेंगे? इस मानचित्र के माध्यम से करेंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण की बात की गई तो परिवार स्तरीय संकेतकों में कुछ अर्थ निकालने के लिए साधारण वर्णात्मक सांख्यिकीय विधियों के साथ साथ सहचर वर्णात्मक संबंधों तथा संयुक्त संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए। हमने कई सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो अगर हमें कोई परिवार स्तरीय संकेतकों में कुछ अर्थ निकालना है तो हम उन मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे साधारण समानांतर माध्य औसत परिस्थितियों को इंगित करता है। हमने माध्य की बात करी थी, तो साधारण समानांतर माध्य जो है वो क्या है? औसत। अगर औसत निकाला है तो वही माध्य कहलाएगा। जबकि विचरण गुणांक विभिन्न पारिवारिक वर्गों में सामाजिक आर्थिक कल्याण में विसंगतियों को इंगित करता है। क्या करता है? विसंगतियों को इंगित करता है यहां पर। इसी तरह दो चरों के बीच संबंध की गहनता का मापन सहसंबंध गुणांक के द्वारा, कोरिलेशन के द्वारा हम कर पाते हैं। इनका प्रयोग करके गरीबी अथवा अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों के संभावित कारणों की व्याख्या की जा सकती है। क्या कर सकते हैं? संभावित कारणों की व्याख्या यहां पर की जा सकती है। प्रतिवेदन जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपने जिस समस्या के अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण किया था उसका क्या करें? आप अपने अध्यापक द्वारा निर्देशित समस्त विश्लेषण सामग्रियों का उपयोग करें और उसका वर्गवार या व्यक्तिगत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वर्गवार बनाए या व्यक्तिगत बनाए। उपयुक्त मानचित्र, आलेख, फोटोग्राफ, रेखा चित्र की सहायता से उसकी चित्रों की उसकी क्या कर दें? सहायता से उसकी पुष्टि कर दें। वो प्रतिवेदन फिर उनको बता दें कि हमने ये रिपोर्ट तैयार करी है। एक उदाहरण लेते हैं, सूखा केंद्र का अध्ययन करते हैं जैसलमेर का, राजस्थान के अंदर है, उसका हम एक अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी प्रकार की होती है। मतलब हमारे यहाँ पर जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के लास्ट पड़ाव से वर्षा हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती है। मतलब वर्षा के आगमन के बाद ही ग्रीष्म ऋतु शांत हो पाती है, उसके बाद फिर ठंडी आ पाती है। वर्षा की अनिश्चितता भारत में बहुत है क्योंकि हमारे यहाँ पर मानसूनी वर्षा है। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है कब वर्षा आना। जनरली जून में प्रारंभ होती है, लेकिन अब जून में कितने तारीख को प्रारंभ होगी? 1 जून को प्रारंभ होगी या 30 को प्रारंभ होगी? कम होगी, ज्यादा होगी, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। मतलब अनिश्चितताएं बहुत है जो सूखा अथवा बाढ़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर ज्यादा हो गई तो बाढ़ हो जाएगा, कम हो गई तो सूखा की स्थिति। और पूरे देश में एक सी वर्षा नहीं होती, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो सूखा और बाढ़ की स्थिति पूरे देश में कहीं ना कहीं बनी रहती है। कृषि प्रधान देश होने के कारण समस्या का सामना भारतीय कृषक को करना पड़ता है। वो उसको देखना पड़ता है। अतिवृष्टि भी देखनी पड़ती है और उसको सूखा भी देखना पड़ता है। सूखे को गुणात्मक रूप की आर्द्रता की लंबी अवधि तक तथा तीक्ष्ण
कमी को कृषिगत सूखे के रूप में परिभाषित किया गया है कि अगर वहां पर नमी ना रहे लंबे समय तक तो उसको क्या करेंगे, सूखा घोषित कर देंगे। सिंचाई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां पर औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है, साथ ही साथ वार्षिक वर्षा का 25% से वहां पर कम प्राप्त हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाएगा। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखा की स्थिति कहा जाता है, उसको सूखा कहते हैं। सूखा जलवायु युगत शुष्कता की ऐसी भीषण स्थिति होती है जो इंसान पर, मानव पर, है ना, मतलब उससे क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी, मृदा में जल की कमी हो जाएगी, तो इससे पादप पर, पशुओं पर, मानव पर, इनके जीवन पर बहुत असर डालेगी। शुष्क एवं उष्ण पवनें इसमें सहायक होती हैं, इसके नमी के स्तर को कम करने में वो सहायता देती है। सूखा मानवीय दुर्दशा के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। क्या है, मानवीय दुर्दशा के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। यद्यपि सूखे का अर्थ मरुस्थलीय एवं आर्द्र शुष्क परिस्थितियों से होता है, परंतु इससे मानव कृषि, पशुओं, पौधों और उद्योगों के लिए सामान्य जलीय आवश्यकताओं की कमी होती है ना। क्या होती है, सामान्य जलीय आवश्यकताओं की यहां पर कमी होती है। सूखे का प्रभाव उसकी भीषणता एवं अवधि प्रभावित क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करती है। सूखे का जो प्रभाव है वो क्या है, कितना वो भीषण है, अवधि प्रभावित क्षेत्र क्या है, उसकी विस्तार पर निर्भर करती है, जिसका सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पर भी असर पड़ता है। विकसित तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाज तो सूखे की स्थिति से समायोजन कर लेता है। जैसे आप सऊदी अरब में बात करें, वहां सूखा ही सूखा रहता है, तो सऊदी अरब क्या है कि उसको झेल जाता है, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो नहीं झेल पाता है। परंतु गरीब एवं पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो इससे अधिक प्रभावित होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि कृषि नष्ट हो जाती है, और गरीब और मध्यम वर्ग का रोजी रोटी किससे चलती है, कृषि से चलती है। विशेषकर वे लोग जो एक ही फसल पर निर्भर होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था पशुचारण पर निर्भर होती है, वे इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर असर ज्यादा पड़ता है। फसलों के खराब होने पर मानवीय दुर्दशा, भूख एवं कुपोषण का आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो आत्महत्या के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे क्या कर सकते हैं, आत्महत्या के रूप में भी देख सकते हैं। अब सर्वे करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे उद्देश्य, सूखे का मूल्यांकन। क्या लिखा हमने, क्षेत्र में सूखे का मूल्यांकन, परिणाम के लिए उद्देश्य को लेकर सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं अवलेखन जहां सूखा प्रभाव पड़ता है। सूखे को प्रथम दृष्टया व अनुभव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखेंगे। सूखे से निपटने के लिए लोगों के सुझाव देना, ये हमारे उद्देश्य यहां पर सर्वेक्षण के दौरान होने वाले हैं। व्याप्ति, क्षेत्रीय, कालिक और वृश्चिक व्याप्ति से संबंधित पहलुओं को समझना। क्षेत्रीय, सूखाग्रस्त क्षेत्र में पूर्ववर्ती उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण करना है ना। पूर्ववर्ती उद्देश्यों के लिए क्या करना है, यहां पर सर्वेक्षण कर देना। यदि क्षेत्र में सूखे की पुनरावृत्ति होती है तो सूखाग्रस्त क्षेत्र या उसके आसपास क्षेत्र की परिस्थितियों पर आधारित प्रत्युत्तरों के साथ साथ सामान्य वर्षों में कृषि उत्पादन के आंकड़ों की तुलना भी करना। विषयक, कृषि उत्पादन है ना, क्या कृषि उत्पादन, फसल भूमि उपयोग का मूल्यांकन, फसल भूमि उपयोग का मूल्यांकन, वर्षा को अनियमित एवं अनिश्चित और वानस्पतिक प्रारूप के माध्यम से सूखे से परिणाम, निर्धारक कारण एवं निहितार्थ को समझना चाहिए। ये विषयक हमारा होगा। उपकरण और तकनीकें, तो इसमें हम क्या करेंगे, द्वितीयक सूचनाएं, मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र के जो आंकड़े हैं, द्वितीयक सूचनाएं हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। वर्ष के आंकड़े, दिन के आंकड़े, महीने के आंकड़े, फसल उत्पादन, जनसंख्या संबंधित मानचित्र, ये सभी हम इनको यहाँ का क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप देखें दैनिक ऋतु मानचित्र मौसम विभाग द्वारा जो IMD है उससे हम प्राप्त कर लेंगे। कृषिगत विज्ञान विभाग से, कृषि सांख्यिकी विभाग से हम कुछ आंकड़े प्राप्त करेंगे। राजस्थान सरकार जैसलमेर से हम जिला गजट प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जैसलमेर की हम बात कर रहे हैं तो वहां से जिला गजट प्राप्त करेंगे। जनगणना रिपोर्ट हम प्राप्त करेंगे भारत सरकार से। जिला रिपोर्ट और ग्राम निर्देश का राजस्थान सरकार से प्राप्त करेंगे कि वहां पर क्या रिपोर्ट है। सांख्यिकी सारांश, आर्थिक सांख्यिकी ब्यूरो, राजस्थान सरकार जयपुर से हम प्राप्त करेंगे। इन सब के आधार पर फिर हम अपना सर्वेक्षण स्टार्ट करेंगे, उस क्षेत्र में भी जाएंगे और पुरानी पुनरावृत्ति कैसी, उसके आधार पर भी हम देखेंगे। मानचित्र क्या है, तो आप देखें 1.5 लाख मापक के मानचित्र पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मानचित्र या 1:5000 भूकर मानचित्रों से जलाशयों, भूमि उपयोग, अधिवासों, भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान कर लेंगे। प्रेक्षण, प्रेक्षण का अर्थ है स्वयं देखना, हम जाकर वहां पर देखेंगे, सर्वे करेंगे। इससे लोगों से बात करना, जल के अभाव के कारण फसल खराब होना, चारे की कमी, भूख, अकाल मृत्यु के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना, उनका अभिलेखन करना, ये सारी बातें इसमें शामिल होंगी। निर्धारित लक्ष्य तथा प्रक्रियाएं चयनित क्षेत्र या गांव की फसल
भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन, यदि वहां नदियां, जलधाराएं, नाले, पोखर, कुएं एवं सिंचाई के साधन है तो सूखे के परिप्रेक्ष्य में उनका विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। फोटो चित्र या रूपरेखा चित्र, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के समय सूखी भूमि एवं क्षेत्र पशुओं को फोटो खींचकर अपने वर्णन में गुणात्मक वृद्धि करनी चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणात्मक वृद्धि वहां पर की जानी चाहिए। लक्ष्य मापने के लिए क्या करें? सर्वेक्षण में एक गांव चुना है तो उस गांव की भू संपत्ति मानचित्र पटवारी से प्राप्त करें। मानचित्र में खसरा तथा खेतों की सीमाएं, आय प्रदर्शित एवं आय प्रदर्शित होती है उसको देखें। ऐसे मानचित्र की प्रतियां हम तैयार करें, उसमें सूचनाएं भरें। सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, डिटेल सूचनाएं होनी चाहिए, जैसे कुओं में जल की गहराई के बारे में, है ना, बुवाई के बारे में, खेतों की संख्या के बारे में, पीने के पानी के बारे में, ये सारी सब सुविधा वहां पर सम्मिलित होनी चाहिए। फिर आएगा साक्षात्कार। प्रश्नावली के अनुसार उत्तर देने वाले व्यक्ति का उत्तर लिखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर पूछे गए उन्हें बिंदुओं के मापक के आधार पर लिखना चाहिए। बहुत अच्छा है, संतोषजनक है, खराब है, बहुत खराब है, इस आधार पर हमें बताना चाहिए क्या है उसका रिव्यू। क्या है रिव्यू जो हम डालते हैं वो इस तरीके से डाल सकते हैं। पूछे गए प्रश्नों में अधिकांश विस्तृत चीजें जैसे बर्फ वाले दिनों की संख्या, बुवाई, फसल की प्रवृत्ति, पशु चारा, जल की प्राप्ति, रोजगार, ये सब बातें हमें उसमें लिखनी पड़ती हैं क्योंकि हम वहां पर सूखे के बारे में बात कर रहे हैं। सारणीय, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से संग्रहित आंकड़े विभिन्न विधियों द्वारा सारणीय के रूप में लिखने चाहिए ना, टेबल के फॉर्म में उनको लिखना चाहिए। प्रतिवेदन एवं प्रस्तुतिकरण, सर्वेक्षण की अवधि है ना, सर्वेक्षण की अवधि में एकत्रित सूचनाओं को विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें सूखे के कारण, परिणाम एवं अर्थव्यवस्था तथा लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव सम्मिलित होने चाहिए। इनके प्रभाव इनको क्या होने चाहिए? सम्मिलित होने चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन था जो हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। आप इस चैप्टर को मतलब एज अ प्रैक्टिकल तरीके से करके देख रहा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं जो इसमें मेथड्स बताई गई हैं या नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। हमारे द्वारा टॉप कोर्सेज जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, इन सभी के वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। 100% फ्री है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।